भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज के अंतर्गत मास्टर्स प्रोग्राम इन कौटिल्य अर्थशास्त्र के पहले सेमेस्टर में भारतीय राजकीय आर्थिक सामाजिक विचार इस विषय MK02 के अंदर ओरल असेसमेंट एग्जामिनेशन के लिए मैं विजय शर्मा यह विषय रामायण कालीन शासन व्यवस्था बतौर अपना वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। रामायण कालीन शासन व्यवस्था वैसे हमारे समाज में रामायण एक ऐसा काल है जिसने हमारे देश की राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, वैयक्तिक सामाजिक सारी व्यवस्थाओं की निर्मिति उसी काल से आरंभ हुई। वैसे तो रामायण में राजतंत्र शासन था और ये राजतंत्र सप्तांग प्रणाली पर आधारित रहता है और वैदिक कालीन जो शासन व्यवस्था जो विकसित प्रतीत होती है इसके अंतर्गत साम्राज्य, वैराज्य, भोज्य, पराज्य, पारमेष्ट, महाराज्य, अधिराज्य शासन पद्धतियों का प्रचलन उस समय रहा। रामायण में केवल राजतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित रही। रामायण में जो उल्लेखित राजतंत्र शासन है वहां राजा, अमात्य, कोश, दंड, राज्याज्ञों पर विचार किया गया। राजा यानी राजन, राज शासन करना, करिन प्रत्यय से बना ये शब्द राजा का अर्थ शासन करने वाला शासक होता है। भारतीय राजनीति विचारधारा में प्रकृति रंजनात् राजा का अर्थ है प्रजा के रंजन के कारण इसे राजा कहा गया है। और राजा की उत्पत्ति देवासुर के संग्राम में जब देवता पराजित हुए तब यह एहसास हुआ कि चूंकि उनके पास राजा नहीं था इसीलिए उनकी पराजय हुई। बाद में जब हम वाल्मीकि रामायण में राजा की उत्पत्ति विषय कथा का उल्लेख आता है तो इसके उल्लेख में प्रजा बिन राजा के थी, प्रजाजन ब्रह्मा के पास गए और किसी को राजा बनाने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा ने सभी लोकपाल के तेज के अंश से एक पुरुष उत्पन्न किया, उसका नाम क्षुप था और ब्रह्मा ने क्षुप को प्रजा का आधिपत्य दिया और उसे राजा बनाया। रामायण में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राजा के रहित राज्य का योगक्षेम संभव नहीं, स्त्री संपत्ति भी सुरक्षित नहीं, सर्व अशांति का वातावरण रहेगा। वैसे राजतंत्र की व्यवस्था वंशानुगत रही है। हमने देखा है कि तत्सुओं में भी 4 पीढ़ी से अधिक समय से पुत्र होते राज सिंहासन पर बैठते चले जा रहे थे। अन्य भी हमें कई उदाहरण इसमें देखने को मिलते हैं। रामायण में राजपद की आनुवंशिकता दृढ़ हो गई। फिर भी ये रामायण काल में एक निश्चित व्यवस्था थी कि जब राजा की नियुक्ति होती थी तो मंत्रियों, पौरजनों की सभा का समर्थन, प्रजा की सहमति लेना आवश्यक अनुभव होता था। राजा दशरथ ने राम को जब राजा बनाने की इच्छा से मंत्रियों, पौरजनों का समर्थन लिया तो यह प्रस्ताव ब्राह्मण सेनापति पुरवासियों ने जबरदस्त समर्थन किया। भरत ने भी राम से पुरोहित, नागरिकों आदि के समक्ष राजा बनने की प्रार्थना की। इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। न केवल अयोध्या वरन जो वानर राज्य था वहां पर भी सुग्रीव जब राज पधारूढ़ हुए तो मंत्रियों की सहमति के बिना नहीं हो सके। अनुवांशिक था रामायण काल में राजपद, लेकिन मंत्रियों और पौरजन सभा के समर्थनों की अपेक्षा भी रहती थी। ज्येष्ठ पुत्र तो अधिकारी होता था, इक्ष्वाकु वंश में तो यही हुआ है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि जब किसी कारणवश कोई अयोग्य हो जाता, सगर के पुत्र जैसे असमंज मूर्खता के कारण निष्कासित कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो दूसरे पुत्र थे उन्हें उसी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का अधिकारी बनाया गया। वानर राज्य में भी यही व्यवस्था थी और कहीं कहीं तो योग्य व्यक्ति राजपद का अधिकारी भी होता था और वो अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था यदि राजा पर होती तो उसका भी मंत्री पद, पौर सभा, जनसभा, प्रजा सबकी सहमति इस प्रकार से हुआ करता था। उत्तरकांड में भी यह बात स्पष्ट होती है कि केवल ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी नहीं होता, अपितु कनिष्ठ भ्राता पुत्र भी राजपद पर अभिषिक्त होते हैं।
इस प्रकार से योग्य व्यक्ति राजपद का अधिकारी होता है। राजपद के प्रजापालन की क्षमता रखना, ज्येष्ठ पुत्र यदि गुणहीन हो, यदि अयोग्य हो, तो ऐसे में अन्य पुत्र और अन्य कोई अधिकारी भी इस पर नियुक्त हो सकता है। राजपद के लिए प्रजापालन की क्षमता रखना, जितेंद्रिय होना आवश्यक था। राम के अनुसार राजा धर्म अर्थ काम को समयानुसार करने की योग्यता रखने वाला हो। नारद की दृष्टि में राजा को समुद्र, हिमालय, विष्णु, चंद्र, प्रलयाग्नि, पृथ्वी और धर्म के समान क्रमशः गंभीर, धैर्यवान, पराक्रमी, सुंदर, प्रबल, क्षमाशील और स्थिर गुणों का होना चाहिए। इस प्रकार रामायण में राजद के लिए योग्य पात्र ही अधिकारी कहा गया है। नमस्कार।